मैं लाइव हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ तक आप तक आ रही है। एक कह रहे हैं मैम आप क्लास डेली लो, डेली तो होती है क्लास। हाँ चलो, गुड इवनिंग। बताइए ज़रा मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है आप तक? साउंड, ऑडियो, वीडियो सब कुछ क्लियर है? क्या हुआ मैम? कुछ नहीं हुआ बेटा, 9:30 क्लास थी, 9:30 में आ गई। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। एक बार बताइएगा प्लीज़, प्लीज़ एक बार बताइए कि मेरी साउंड, मेरा ऑडियो, वीडियो सब कुछ सही है क्या? सब आपके पास सही है तो बताइए मुझे। हाँ मैम गुड इवनिंग। आपको नींद नहीं आती क्या? एक कह रहा है यस मैम नींद आ रही है। इतना जल्दी सो जाते हो तुम लोग? इतना जल्दी तो हम नहीं सोते, टीचर्स नहीं सोते। राधे राधे जितेंद्र। चलिए बेटा, तो देखिए आज 17 दिसंबर है। पहले छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लीजिए मेरे से। आज 17 दिसंबर को आपका आरआरबी की साइट पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया। शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये नोटिफिकेशन क्या कहना चाह रहा था। देखिए बेटा ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे, एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए है ये, अगर किसी ने नहीं खोला है तो ये नोटिफिकेशन मैं ऐप पर डलवा दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आज 17 दिसंबर को आरआरबी की साइट से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें क्या लिखा है, जिसमें मैं एक इसकी समरी बता देती हूं, पढ़ आप अपने आप ले लेना। मैं सिर्फ एक समरी बता देती हूं। इसने कहा है, नोटिफिकेशन ने कहा है कि जो 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, जो 1.25 करोड़ फॉर्म भरे गए थे, उनमें से सिर्फ 23 लाख बच्चों के पास अभी क्या गई होगी, ईमेल गया होगा आरआरबी की साइट से, है ना। आरआरबी रेलवे की साइट से आपके पास एक ईमेल आया होगा, सिर्फ 23 लाख बच्चों के पास आया होगा। जो कितने फॉर्म भरे गए थे, 1.25 करोड़ फॉर्म में से आपका 23 लाख बच्चों के पास मैसेज गया होगा, और 23 लाख बच्चों का ही ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। कब से लेकर कब तक? तो इसमें दिया हुआ है कि इन बच्चों का जो एग्जाम है वो हम करवाएंगे, 23 लाख का करवाएंगे हम 28/12 से लेकर 28/12/2020 से लेकर कब तक खत्म करवा देंगे इन 23 लाख का? 2021 सॉरी, मतलब 28 दिसंबर से स्टार्ट होकर इन 23 लाख के बच्चों का 13 जनवरी तक इन 23 लाख बच्चों का एग्जाम कंप्लीट होगा। फिर 13 जनवरी से अगली शिफ्ट में, ऐसे शिफ्ट में एग्जाम करवाएंगे, क्योंकि बेटा 1.25 करोड़ को इस कोरोना जैसी महामारी में हैंडल करना बहुत बड़ी बात है रेलवे डिपार्टमेंट के लिए भी, है ना। तो सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए कि जल्दी से जाएं, अपना ईमेल चेक करें, और ईमेल पर जिसके पास ईमेल आया है, रजिस्ट्रेशन आईडी आया होगा और वहां पर पासवर्ड आएगा, उन दोनों को नोट कर लो। और जिन जिन के पास वो मेल आया है और जिनका नंबर 23 लाख में है, उनके पास कल से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। इन्होंने कहा है कि जिस दिन एग्जाम डेट स्टार्ट होगी उससे 10 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे। तो भाई जब 28 से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो कल 18 है, मतलब कल शाम तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एडमिट कार्ड और पूरी डिटेल आ जाएगी आपकी कि भाई किस सिटी में होगा, कहां पर होगा, कैसे क्या होगा, वो सब हो जाएगा। आप किसी के पास अगर मेल नहीं आया है ना, तो बेटा आपका फर्स्ट फेज में नहीं है एग्जाम, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। कहीं बहुत सारे बच्चे लोग हैं कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर किसी के पास ईमेल नहीं आया है तो उसका 13 जनवरी के बाद वाली शिफ्ट में होगा, क्योंकि ये लोग ना 23 से 25 लाख ऐसे करवाएंगे। 23 लाख का अभी करवा रहे हैं, फिर अगली शिफ्ट में करवाएंगे 25 लाख का, फिर 25 लाख का करवाएंगे, फिर 25 लाख का करवाएंगे, फिर 25 लाख का करवाएंगे। मतलब 5 फेज में एग्जाम करवाने का इरादा है। 5 फेज में एग्जाम करवाने का इरादा है। तो याद रखिएगा बेटा, एक बार फिर बता देती हूं, किसी के पास मेल नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास मेल
अगले फेज के लिए आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम की तैयारी छोड़ देनी है, नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी को अपना ईमेल या किसी को भी वो रजिस्ट्रेशन आईडी ये सब नहीं मिला है, तो वहां पर फॉरगॉट का भी ऑप्शन है, वो सब कर लोगे आप। जो लिंक पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पे जाइए और वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इन 23 लाख का कल शाम 7 बजे से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, कल शाम 7 बजे के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। तो जिसका आ गया बेटा, उसका 28 को एग्जाम हो सकता है, 29 को हो सकता है, 30 को हो सकता है, न्यू ईयर को नहीं होगा, न्यू ईयर के दिन एग्जाम नहीं है। 1 तारीख को हो सकता है, 2 को हो सकता है, 3 को, 4 को, आप किसी भी डेट को आ सकता है। बट मोस्टली मैं बताऊं तो वीकेंड में ही एग्जाम करवाएगी आरआरबी, सैटरडे संडे में ही नंबर आएगा। ठीक है मैम, बहुत डर लग रहा है एग्जाम से, मोहम्मद इकराम बोल रहे हैं। क्यों डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों डर रहे हैं? डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने जो तैयारी की है बस उसको बेस्ट देना है आपको। अगर डरोगे तो बेटा फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरुण कुमार कह रहे हैं मुझे मेल आ गया, तो बेटा आपका एग्जाम होना है अरुण कुमार। ठीक है, कल आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। तो जो जिसके पास मेल आया है वो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, और जिसके पास मेल नहीं आया है बेटा आपको और टाइम मिल गया, 13 जनवरी के बाद आपका एग्जाम होगा। जिसके पास मेल नहीं आया है उसका 13 जनवरी के बाद से, 15 से, 14 को तो नहीं आएगा, 14 को छुट्टी रहती है ऑफिशियली, तो 15 जनवरी से आपके पास वापस आएगा। ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पेपर होंगे। ये किसने बोला पिंकी? ऐसा कुछ भी नहीं है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पेपर होंगे, ये नहीं। वो तो जोन वाइज पेपर करवाएंगे ना, कि आप किस जोन में आ रहे हैं, वहां पर वैसे कराएंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और जिनका नहीं आया मेल उनको तो खुश होना है कि हमें तो और ऑलमोस्ट आपको 1 महीना और मिल गया बेटा। आज 17 है, 1 महीना और मिल गया आपको तैयारी करने का। ठीक है, चलो अब मैम आप मैराथन क्लास लो। इस संडे को मैं मैराथन क्लास लूंगी केमिस्ट्री की, जो मैंने कहा था ना 1 लाइनर की फॉर्म में पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है मैम, मुझे मेल नहीं आया। अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा। मैम मुझे आज आपका किताब मिल गया है, श्याम कुमार सिंह कह रहे हैं। हाँ बेटा, किताब मिलना स्टार्ट हो गई, सबको आ गई है। मैम बुक अभी नहीं आया। नरेश बेटा आज या कल तक आता होगा, सबके पास किताब आ रही है। देखो आपके पास मैसेज भी आपके सामने, बच्चों के सबके पास किताबें पहुंच रही हैं। ठीक है, चलिए हो गया। वी आर एक्साइटेड फॉर यू। अच्छा चलो, तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लेना एक बार जाके, और ऑफिशियल वेबसाइट से, और अपना मेल चेक कर लेना। चलिए, तो ये हो गई बात। और जिसके पास नहीं आया वो ये नहीं सोचेगा मुझे एग्जाम नहीं देना है। आइए यहाँ पर बायोलॉजी के क्वेश्चंस। आज बायोलॉजी के क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री के नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का मैंने सोचा मैं मैराथन लूंगी तो एक साथ 3-4 घंटे के पढ़ाऊंगी, तो वहां पढ़ लेंगे। बायोलॉजी के ज्यादा पढ़ते हैं। चलिए आइएगा। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, जल्दी से बताएंगे क्या है आप। ये मेरी किताब के क्वेश्चंस है। आगे मैं बता देती हूँ, ये बुक के ही क्वेश्चंस है। मैं इसलिए करवा रही हूँ, किसी के पास किताब नहीं पहुंची है तो उसको ये ना लगे मैं पढ़ नहीं पा रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इस संडे को केमिस्ट्री की मैराथन क्लास लूंगी 1 लाइनर क्वेश्चंस की फॉर्म में। वो क्वेश्चंस जो हर बार आते हैं एग्जाम में। केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, वैसे ही आपके हैं। ठीक है, मनीष कह रहे हैं मेरे कुछ डाउट है। डाउट यहाँ नहीं लूंगी मनीष, आप भेज दीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी आपके डाउट है तो मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर भी है। चलिए अब आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो केमिस्ट्री करवाएंगे हम कब? इस संडे को मैराथन में। अभी आज हम ये करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कैरेट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन। जो गाजर है वो किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? बेटा गाजर, सबसे पहला आप इसको ऐसे याद कर सकते थे कि कैरेट का रंग, गाजर का रंग किस पिगमेंट की वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। पता है ना कि कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि गाजर का रंग जो होता है वो कौन से पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है, तो आप बताएंगे कैरोटीन। अब बेटा विटामिन ए के सोर्सेज बताने का एक ट्रिक बताती हूं आपको। जो भी फल या सब्जियां आपको ग्रीन कलर की दिखे और येलो कलर की दिखे, उन सब में बेटा क्या होता है? विटामिन ए होता है। विटामिन ए होता है। जैसे हरी सब्जियां, पालक, हरा धनिया, मेथी, बथुआ, ये हो गया, मटर वगैरह ये होगी। येलो मतलब मैंगो, मैंगो, आम भी पीला होता है, आम में भी होता है विटामिन ए, पपीते में भी होता है और गाजर में भी होता है। और गाजर तो सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन ए का। अब क्या होता है, ये कैरोटीन, आपने गाजर खाया, गाजर में कैरोटीन, ये कैरोटीन हमारे लीवर में जाके सिंथेसिस हो जाता है, इसका संश्लेषण हो जाता है और विटामिन
विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हुई बच्चों तो सबसे कौन कौन सी बीमारियां, सिर्फ नाम लिखूंगी, पढ़ अपने आप लेना। अगर विटामिन ए की कमी हुई तो देखो जरा कौन कौन सी हो जाएंगी। पहली बीमारी है ज़ीरोफ्थेल्मिया, ज़ीरोफ्थेल्मिया। दूसरी बीमारी है यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे रतौंधी। तीसरी बीमारी है बेटा यहाँ पर किरेटोमलेशिया, किरेटोमलेशिया। ये तीनों ही आंखों की बीमारियां हैं, ये तीनों ही आंखें खराब करने वाली बीमारियां हैं। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स तो क्या होगा बच्चों, गाजर, लेकिन आम, पपीता, हरी सब्जियां, इन सब में विटामिन ए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है? ये तो शायद मैंने कल भी करवाया था ना, हाँ ये तो मैंने कल भी करवाया था कि जो क्लोरोफिल है उसके अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है। मैम जी मेरा कमेंट आप ले तक, सरदिया आलम आपका कमेंट आ रहा है बेटा, ठीक है। आई परचेज स्पेशल साइंस 11 बैच बट इट इज नॉट एक्टिवेटेड। बेटा कभी कभी होता है सर्वर के इश्यूज की वजह से आपका बैच एक्टिवेट नहीं हो पाता है। मैनेजमेंट को ईमेल आईडी नंबर भेज दीजिए, वो करवा देंगे, ठीक है। चलिए तो पूछा है क्लोरोफिल में कौन सा मिनरल होता है। मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। कल मैंने आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था क्लोरोफॉर्म में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है एंड मैग्नीशियम होता है। अब आप मुझे जल्दी से टाइप करके बताओ कि मैग्नीशियम क्या काम करता है पेड़ पौधों में। प्लीज जल्दी बताइए मैग्नीशियम क्या काम करता है। और जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम केमिस्ट्री, बेटा केमिस्ट्री इस संडे को मैं मैराथन क्लास लूंगी, तुम चिंता नहीं करो, केमिस्ट्री की मैं मैराथन क्लास लूंगी इस संडे को, जिसमें मैं 3 से 4 घंटे आपको वन लाइनर करवाऊंगी। बेटा वो 40-50% तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वहीं खत्म हो जाएंगे तुम्हारे, चिंता क्यों कर रहे हो तुम। चलिए बताइएगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम ये सारे किसके अंदर होते हैं? हरित लवक के अंदर होते हैं, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल प्लांट्स को कैसा कलर देता है? ग्रीन कलर देता है, हरा रंग। हरा रंग इसी पिगमेंट की वजह से पेड़ पौधों में होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम का काम क्या बताया था मैंने? कहा था पेड़ पौधों को ठंडक देता है, ये ठंडक प्रदान करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। और पेड़ पौधों में मैग्नीशियम की कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं बेटा, जल जाते हैं। चलिए वाओ, सब लोग एकदम अच्छे से बात बता रहे हैं कि मैम एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कूलिंग करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट्स is stored is as a glycogen, as a glycogen। कार्बोहाइड्रेट्स टी आएगा। अब इतना एरर तो चलता है यार बुक में, टी की जगह डी टाइप हो जाता है, टाइपिस्ट की गलती है, मेरी नहीं है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होती है उनको शुगर्स कहते हैं। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट? बेटा कितनी बार बताऊं? ग्लूकोज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हमारे शरीर में शर्कराओं की मात्रा अधिक हो जाती है या ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन सा ऑर्गन स्टोर कर लेता है? एक कह रहा है इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन कहता है ना वो बिल्कुल गंदा गंदा मतलब गलत बोल रहा है। किसी ने कहा है स्टमक, बेटा बहुत गलत बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब हमारे ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होती है, एक्सेस शुगर का मतलब यहां पर ग्लूकोज है बेटा। तो इन एक्सेस शुगर को, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में इंसुलिन हार्मोन बदलता है। और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर में, हमारे जिगर में, हमारे यकृत में स्टोर होता है। 3 क्वेश्चन बने यहां से, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बने हैं। सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के शरीर में जो अत्यधिक मात्रा में बनी हुई शुगर्स हैं, शर्करा हैं, वो किस रूप में स्टोर होती हैं? प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन। कौन कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में? तो आप बताओगे इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन कैन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। और ये जाकर स्टोर कहां होती है? लीवर में। तीनों ऑर्गन, तीनों क्वेश्चंस नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है व्हाट इज नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। जो दूध है
उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, कौन सा होगा, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, हाईली एसिडिक या हाईली बेसिक, किस प्रकृति का दूध होता है। मैम ज्योग्राफी और पॉलिटी की क्लास लगवाइए, मुझे लगता है कल पॉलिटी की क्लास के क्वेश्चंस लगे हुए हैं आपके बैच में ऑलरेडी, है ना। चलिए बताइएगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क। हाँ जी, दूध जो पीते हैं आपको खट्टा लगता है, मीठा लगता है, कैसा लगता है बेटा। दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.5 टू 6.6 के अराउंड। अब मुझे बताइए, आपको पीएच वैल्यू पता है कि एक पीएच स्केल होता है जिस पर 0 टू 7, 7 टू 14 वैल्यू लिखी हुई होती है। अगर आपका पीएच आ रहा है नियर बाय 7, मतलब 6, 6.4, 6.5, 6.7 इतना आ रहा है, तो बेटा वो है स्लाइटली एसिडिक, हल्का सा अम्लीय, हल्का सा अम्लीय। तो याद रखिएगा स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि जिस एसिड की पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा का मतलब है नियर बाय 7, वो उतना ही वीक एसिड माना जाता है, वो उतना ही दुर्बल अम्ल माना जाता है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कम होने पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो 0, 0.5, 1, 1.5, 2 वाले होंगे ना, वो स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा, लेकिन जो 7 के इर्द गिर्द होंगे ना, वो वीक एसिड्स होते हैं। तो दूध होता है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, हल्का अम्लीय, और पीएच वैल्यू 6.5 टू 6.6। मैम ये आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं क्या? यस बेटा, ये मेरी किताब है उसके क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये मेरी बुक है। इसमें जो ह्यूमन न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है ना, ये रहा ह्यूमन न्यूट्रिशन 3 नंबर पर, उसके सारे क्वेश्चंस हैं, उसके सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया हैं जो दही के जमाव के कारण या दही बनाने में सहायक होते हैं? चलिए बताइएगा। पावर ऑफ हाइड्रोजन, यस, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाव के लिए उत्तरदायी है? वो कौन सी बैक्टीरिया? मैम NaCl का बताइए। NaCl का पीएच वैल्यू पूछ रहे हैं आप, बेटा 7 होगा। 7 क्यों होगा हम बताएंगे आपको। जब कभी किसी ने पूछा है तो आप देख लीजिए, जब कभी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बनने वाला जो सोल्ट होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। किसने पूछा है? कौन नॉलेज चेक कर रहा है मेरा? तो NaCl 7 होता है बेटा। ठीक है, हो गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। जैसे NaCl कैसे बनता है? किसने पूछा? नाम तो मुझे नहीं पता बेटा, सुन लेना यहां पर जिसने भी पूछा। तो NaCl कैसे बनता है? NaCl HCl प्लस NaOH, इन दोनों की जब न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट NaCl प्लस पानी होगा बेटा। अब ये बताओ, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो सोल्ट बनता है उसका पीएच वैल्यू हमेशा 7 होता है। जिसने भी पूछा मैंने रिप्लाई कर दिया है। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जीवाणु दही के निर्माण में सहायक है? दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु सहायक है? तो लैक्टोबैसिलस। कैसे करता है दही का निर्माण? वो मेरी बात सुनो ध्यान से। 4-5 क्वेश्चन आएंगे दूध के दही के, सब आज फंडा क्लियर कर देती हूँ। देखिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो बात। आप दूध पीते हो? हाँ जी मैम पीते हैं। दूध मीठा लगता है तो मीठा कौन लगवाता है? शुगर। तो दूध में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। और ये जो दूध का दही जमाना है, आपको दूध पिया, मन भर गया, आप दही जमा दो, बाकी के बचाओ। तो उसमें क्या करते हो आप? हल्का सा दही डाल देते हो। तो दही में एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और बेटा स्कूल से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड चखने में खट्टे होते हैं, तो खट्टा होता ही क्या जम गया? ये दही जम गया, ये कर्ड जम गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? दूध में कौन सी शुगर है? लैक्टोज। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दही में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
मैम क्या इतना इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? अमरदीप बिल्कुल आते हैं, ऐसे इजी कहाँ से हैं? आपके लिए इजी क्योंकि आप बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे, है ना? मैम क्या क्लास यूट्यूब पे चल रहा है? नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, सिर्फ आपके एप्लीकेशन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि Which of the following give maximum energy in metabolic process? जब भी खाने का मेटाबॉलिज्म होता है तो इन चारों में से टूटने से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? इन चारों में से सबसे ज्यादा टूटने से एनर्जी कौन देगा? जब कभी आप खाना खाते हैं तो खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, मिनरल्स खाते हैं, तो ये बताइए इनमें से ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो देंगी या फैट देगा या प्रोटीन देगा? तो बेटा ध्यान से सुनो, सबसे ज्यादा एनर्जी होता है फैट में। 1 ग्राम लिपिड इज इक्वल टू अप्रोक्स 9.3 कैलोरी। 9.3 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट खाओगे तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी कौन देगा? 9.3 कैलोरी फैट मतलब लिपिड्स देगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। अगर आपसे पूछे कि कौन से भोजन के अणु में सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी होती है, तब तो आप क्या बताएंगे कि फैट में होती है। लेकिन पूछे ह्यूमन बॉडी में, मतलब हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल कौन सा है? बेटा हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। जैसे आपने राइस, आपने क्या खाया? रोटी खाई, आपने चपाती खाई, आपने जूस पिया, फ्रूट्स खाए, स्वीट्स खाए, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती हैं, इसलिए हम लोग जिंदा हैं तो कार्बोहाइड्रेट पे हैं, है ना? लेकिन एनर्जी ज्यादा कौन देगा? फैट देगा, वसा देगी। लेकिन ज्यादा फैट भी नहीं खाना चाहिए, है ना? और पूछे इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है, तो आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कि इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? तो वो देता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन देता है? ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज देता है। अब आप मुझे बताइए, मैंने बताया था कि 1 ग्राम ग्लूकोज में कितनी कैलोरीज होती हैं? जल्दी से आंसर करो। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलती है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट डाइट इज, मतलब आप भोजन का मुख्य घटक क्या है? आप खाना खाते हैं तो खाने में मुख्य घटक क्या है? जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। जब आप खाना खाते हैं उसका मुख्य घटक क्या है? एक कह रहा है मैम आज मुझे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। अरे रुक जाओ, अभी आगे चलोगे तो पता लगेगा कि इजी क्या है और टफ क्या है। हाँ जी, आप सबसे ज्यादा भोजन में क्या खाते हो? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम सबसे ज्यादा क्या क्या खाते हैं। शाशांत, प्रकाश, गौतम आपके कमेंट दिख रहे हैं बेटा। हाँ जी, हम क्या क्या खाते हैं? हम खाते हैं, आपने रोटी खाई, आपने ब्रेड खाया, आपने आलू खाया, आपने मक्का खाया, आपने कोई मिठाई खाई, आपने कोई जूस खाया, आपने कोई फल खाया। इन सब से हमें क्या मिलता है? इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा, हमारा जो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारी डाइट का, वो क्या है? कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से लेते हैं? ग्लूकोज, लिख लो, फ्रक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ये सब लिख लो बेटा, सब लिख लो, सब कार्बोहाइड्रेट होती हैं। स्टार्च, अब याद कर लेना किस में कौन सी होती है, या इसके अलावा लैक्टोज लिख दिया मैंने, लैक्टोज कहाँ होती है? अब ये आपका होमवर्क है। ग्लूकोज कहाँ मिलता है? फ्रक्टोज किस में होता है? लैक्टोज किस में होता है? माल्टोज किस में होता है? गैलेक्टोज किस में होता है? स्टार्च किस में होता है? ये सब आप अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसके ऑप्शन बाकी का, सेल्यूलोज कहाँ होता है? सेल्यूलोज प्लांट सेल में होता है। प्लांट की जो सेल है, पादपों की जो कोशिका है, उसमें सेल्यूलोज होता है। कहाँ पर? सेल वॉल में, उनकी कोशिका भित्ति में होता है। आपसे कभी एग्जाम में पूछे सेल्यूलोज किसका बना हुआ है, आप बताएंगे ग्लूकोज का ही बना हुआ होता है। जब ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के n नंबर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो वो सेल्यूलोज बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। अभी बताया मैंने कि दूध आपको पीने में मीठा लगता है क्योंकि दूध किसका बना हुआ होता है? लैक्टोज का बना हुआ होता है। तो दूध के मीठापन का कारण क्या है? दूध के मीठापन का कारण होता है लैक्टोज। लैक्टोज, जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि अगर एक लैक्टोज टूटा तो आपको क्या मिलेगा? अगर एक लैक्टोज टूटा तो आपको क्या मिलेगा? चलिए
जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। हाँ जी बताइए जरा। प्रवीण, अगर आपको इजी लग रहा है तो आप क्लास छोड़ दीजिए, आपको सब कुछ आता है, इतने बड़े ज्ञानी हो गए तो फिर क्लास छोड़ दीजिए आप। हाँ जी बताइएगा जरा कि जो दूध है उसमें मीठापन का कारण क्या है? लैक्टोज। अब एग्जाम में क्वेश्चन, सिर्फ आप प्रवीण क्वेश्चन को देख रहे हैं, मैं जो वापस और साथ में क्वेश्चन बना रही हूँ आपको दिख नहीं रहे हैं ना। सुनिए, अगर आपसे कभी पूछे कि जब लैक्टोज टूटेगा तो किसमें टूटेगा, आप बताओगे लैक्टोज के टूटने से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा मुझे और एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलेगा। ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चा। क्या क्वेश्चन आता है कि जब लैक्टोज टूटता है तो वो किस में टूटता है, आप बताओगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है। एक लिख रहा है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, गलत हो बेटा तुम, गलत हो। और या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो एक लैक्टोज बनता है, एक लैक्टोज बनता है। तो दोनों, मैम 12 दिसंबर को हमने आपका बुक ऑर्डर किया, 12 दिसंबर को कि थोड़ा वेट कीजिए बेटा, 2-3 दिन में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या किया है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फैट कंटेंट इन बफेलोज मिल्क। जो भैंस का दूध होता है उसमें फैट ज्यादा होती है, तो कितनी फैट होती है, कितने परसेंट, और गाय के दूध में कितना परसेंट फैट होता है। बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं ना, मैं, मेरा कमेंट मुझे नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मुझे दिख रहे हैं आपके कमेंट। चलिए जरा बताइएगा कि भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है या गाय के दूध में। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है, इसीलिए जो लोग जिमिंग करते हैं, जिसको डाइट करना होता है, वो लोग गाय का दूध ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो जरा बताइएगा भैंस के दूध में फैट का परसेंटेज कितना होता है, तो और गाय के दूध में कितना होता है। जो भैंस का दूध होता है उसमें एवरेज जो परसेंटेज होता है 1 लीटर दूध के अंदर होगी, रखी गई, टोटल रख दी, कितनी किताबें हैं? 205 पक्का, वहां नोटिस बोर्ड पे नोट कर दो, 205 बुक गई है पोस्ट ऑफिस। हाँ फिर आप जाइए, गाड़ी लॉक कर दी ना मेरी, हाँ ठीक, चाबी रख देना। हाँ हाँ जी देखिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फैट कंटेंट ऑफ बफेलो मिल्क। तो याद रखिएगा जो भैंस का दूध होता है ना, उस भैंस के दूध में अप्रोक्स 1 लीटर जो आपका दूध है उसके अंदर 7.2 से लेकर 7.5% ऑफ फैट होता है। यहीं पर अगर आप गाय के दूध की बात करोगे 3 से 4% फैट। इसीलिए हम गाय के दूध को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, सी नहीं होगा, 9% तो बहुत ज्यादा हो गया, 7 वाला ठीक है, मतलब 6 से 7 वाला आप ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। अगर ऑप्शन ऐसे ना रेंज में तो 6 से 7% वाला, और अगर वैसे हैं तो आप 7.7, 7.1, 7.2 वाला। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। और गाय के दूध में नोट कर लीजिए 3 से 4% फैट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which vitamin is also known as beauty vitamin। कौन सा विटामिन आपकी ब्यूटी को इंक्रीज करेगा, कौन सा विटामिन आपकी ब्यूटी को इंक्रीज करता है। हाँ जी, आपकी स्किन में ग्लो पैदा करने वाला कौन सा विटामिन होता है, कौन सा विटामिन आपकी स्किन में ग्लो पैदा करेगा। विटामिन ई। विटामिन ई को आप ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो रीजन सुनो, क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होता है। एंटीऑक्सीडेंट हिंदी में बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो जो डेड सेल्स वगैरह होती हैं, जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, हमारी स्किन को खराब करती हैं, तो उनको हटाने के लिए आपका विटामिन ई बहुत सहायक है। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है। जैसे बहुत सारी क्रीम या फेस वॉश या फेशियल आप किट लाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जो डेड सेल्स वगैरह होती हैं उन सबको हटाने का काम करता है विटामिन ई। तो अगर विटामिन ई की कमी हुई ना तो आपको अर्ली एजिंग हो जाएगा। अर्ली एजिंग का मतलब क्या होता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आना। आपकी उम्र तो है 40 साल, आप दिखने लग जाओगे 70 साल के, या आप 30 साल के हो दिखोगे 40 साल के। क्यों, क्योंकि आपकी स्किन पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, रिंकल्स आ जाएंगे, स्किन लटक जाएगी। इसलिए विटामिन ई भरपूर मात्रा में लें। और विटामिन ई की सबसे अच्छे सोर्स कौन से होते हैं, जैसे
ऑलिव ऑयल, जैसे सूरजमुखी के तेल या आपका कोड लीवर ऑयल, इन सब में होता है। तरबूज, खरबूज, इन सब में भी होता है विटामिन ई। तो याद रखिएगा विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन, और इसी विटामिन की कमी से उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है। और अगर सही मात्रा में लोगे तो आपकी उम्र क्या होती है, आपकी उम्र है 30 साल की और आप दिखोगे 20 साल के, क्योंकि आपकी स्किन टाइट रहेगी, ग्लो करेगी स्किन। और इसी विटामिन की कमी से लड़कियां स्ट्राइल हो जाती हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है बांझ, बांझ का मतलब होता है ऐसी लड़की जो बच्चे पैदा ना कर पाए, क्योंकि ये जो विटामिन है वो रिप्रोडक्शन में भी काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, मनीष कुमार आपने सही बोला। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स इन, ये क्या लिखा है क्वेश्चन, एक सेकेंड रखना, थोड़ा सा कट गया है, मैं किताब में देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इज कॉल्ड नेसेसरी डाइटरी फैक्टर। ओके, चलो देखो बेटा, अभी मैंने कहा था कि कौन सा कंपोनेंट हमारी डाइट में नेसेसरी है, तो अगर कंपोनेंट पूछ रहा है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अब आपसे क्या पूछा कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको आप कंपल्सरी डाइटरी फैक्टर कहते हैं। डाइटरी फैक्टर का मतलब है जो सहायक आहार, मतलब कि जो आपको एनर्जी तो नहीं देंगे, जिनसे एनर्जी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ और काम कर सकते हैं आपके शरीर में, और वो डाइट में इंक्लूड भी होने चाहिए। कौन से? हाँ जी, कौन से? कौन से बताइए। कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। अच्छा, कंफ्यूज है। देखिए हिंट दूं, ऐसे कंपाउंड्स जो आप खाने के साथ खाओगे लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, उनको क्या बोला? उनको एक्सेसरी डाइटरी फैक्टर, मतलब आपकी डाइट में होने चाहिए लेकिन उससे ऊर्जा नहीं मिलती। बेटा किससे ऊर्जा नहीं मिलती? विटामिन्स। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। तो क्यों खाते हो मैम आप डाइट में? इनको डाइटरी फैक्टर क्यों बोला? क्योंकि विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाएंगे। तो अगर विटामिन की कमी हो गई तो हमें बीमारियों को सामना करना पड़ सकता है। तो बीमारी से बचना है तो विटामिन भरपूर मात्रा में लो, और इनको डाइटरी फैक्टर के नाम से जाना जाता है। किसको? विटामिन को। विटामिन को। मैम मुझे आज किताब मिल गई, बधाई हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज इज कॉमन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। इसका सही आंसर दो तो मानूं, बस किताब का आंसर नहीं देखना है, किताब का आंसर नहीं देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य है? इसका आंसर सही दो तो मैं मानूं। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में आते हैं। देखो बेटा, जो आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब खाते हो ना, तो इन सब का होता है ऑक्सीडेशन, तब जाकर आपको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन किसी अलग साइकिल से होता है, प्रोटीन का अलग से होता है, फैट का अलग से होता है। लेकिन ऐसा कौन सा पाथवे है, ऐसा कौन सा चक्र होता है जिसमें तीनों का ऑक्सीडेशन एक साथ हो सकता है? इसको ज्यादा नहीं समझना, आप तो सिर्फ रट्टे लगा लो। TCA साइकिल। TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक, फुल फॉर्म लिख लेना, ट्राई कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड साइकिल, अमीनो एसिड साइकिल, इसका फुल फॉर्म ये है। इसको बोलते हैं TCA चक्र। TCA चक्र में क्या होता है? बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसमें एसिटिल CoA एंजाइम बनता है, ऑक्सिलो एसीटेट के साथ जुड़ता है, पहला रिएक्शन होता है। एक क्वेश्चन और भी आगे किताब में डाला है मैंने, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से TCA साइकिल से। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने किताब में डाल दी, तुम दोनों पढ़ लेना। आप इतना याद रखो, जैसे एक होता है ग्लूकोजेनेसिस, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, C3 C4, आपको वो सब नहीं पढ़ने हैं। आप इतना याद रखिएगा कि जब शर्करा, वसा और अमीनो एसिड तीनों का ऑक्सीडेशन एक ही चक्र, एक ही पाथवे के द्वारा होता है, उसे TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड साइकिल। महेश कह रहे हम समझे नहीं, क्या समझना? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और अमीनो एसिड तीनों का ऑक्सीडेशन करवाना है आपको, तीनों को तोड़ना है, तो एक चक्र होता है जिसमें टूटता है, वो TCA साइकिल है। ये समझना था महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि विच मॉलिक्यूल, हाँ यही तो बता रही थी मैं, यही क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं, विच मॉलिक्यूल विल कंबाइन with a 4 carbon oxaloacetate in the TCA cycle to form 6 carbon citrate। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझना, जो TCA साइकिल होता है ना, TCA साइकिल, इसमें ना एक पहला रिएक्शन होता है, पहला अभिक्रिया होता है, जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलोएसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट किसके साथ जुड़ता है, एसिटिल COA प्लस एसिटिल COA के साथ जुड़ता है, और यहां से ये 4 कार्बन वाला था और एसिटिल COA के साथ जुड़ेगा तो यहां से 6 कार्बन वाला सिट्रेट बनता है। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा। क्या पूछा आपसे कि TCA साइकिल में ऑक्जेलोएसीटेट है, वो किसके साथ जुड़ता है, आप बताओगे एसिटाइल COA, एसिटाइल CO के साथ जुड़कर साइट्रेट फॉर्म करता है, साइट्रेट बनाता है। NADH नहीं है बेटा, NADH अलग चीज है, NADH अलग चीज होती है बेटा, NADH एक एनर्जी का फॉर्म होता है। किसने बोला NADH, एक लिख रहा है विटामिन, विटामिन तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आप कॉपी में नोट कर लेना, आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, बस इस इक्वेशन को नोट कर लेना। एक एंजाइम TCA साइकिल से आपके एग्जाम में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो TCA चक्र किसके लिए होता है, तो वसा, प्रोटीन, शर्करा तीनों के ऑक्सीडेशन के लिए। दूसरा, इसकी पहली क्वेश्चन क्या है, तो ये है। अब यहां पर एक एंजाइम आएगा, वो एंजाइम की प्रेजेंस में ये होती है, तो वो भी क्वेश्चन आगे डाला है मेरी किताब में। ये 3 ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द TCA साइकिल इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। देखो तीनों एक साथ डाल दिए थे मैंने, मेरे को याद आ गया अब। तो TCA साइकिल है, उसको रेगुलेट करने वाला एंजाइम कौन सा है, TCA चक्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किस एंजाइम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसी को याद हो रहा है तो भी ठीक है, किसी को नहीं। NADH बनता है बेटा क्रेब्स साइकिल में। प्रतिभा बेटा NADH जो होता है ना वो क्रेब्स साइकिल में बनता है। आपको यहाँ पर NADH की बात नहीं की जा रही है आपसे। चलिए तो यहाँ से बताएंगे, आप क्या बताएंगे कि TCA साइकिल में एक एंजाइम काम आता है। स्किप करेंगे, स्किप नहीं करना है, स्किप मत करो, ठीक है, मैं रट्टे लगा लो, स्किप करना कोई ऑप्शन नहीं है, रट्टे लगा लो। क्या कि आइसोसिट्रेट, अभी बताया मैंने, सिट्रेट बनता है 6 कार्बन वाला। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एक एंजाइम होता है बेटा, जिसके एंड में एज लगा हुआ होता है ना, वो हमेशा एंजाइम होता है, वो हमेशा एंजाइम होता है। तो याद रखिएगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में TCA साइकिल कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन बताया, क्या क्या बताया, TCA साइकिल किस किस के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट, 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 प्रोटीन एंड फैट के लिए। दूसरा क्या बताया कि पहले इक्वेशन में क्या होगा, एसिटिल COA किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्जेलोएसीटेट के साथ, क्या बनेगा, सिट्रेट। किस एंजाइम की प्रेजेंस से, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की सहायता से। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। बेटा ये तो हर एग्जाम में आता है, और कौन सा विटामिन, विटामिन K इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जब आपको चोट लगती है तो आपका खून निकलता है, तो उसको रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं, और ब्लड क्लोटिंग में विटामिन K सहायक होता है। और सुनिएगा, विटामिन K हमारी बॉडी में भी बनता है, हमारे शरीर में बनता है। कहां बनता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में बनता है। इसका क्वेश्चन का आंसर तो कोई बेवकूफ बच्चा होगा जो गलत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच। स्कर्वी में क्या होता है, आपके मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, मसूड़े फूल जाते हैं, और ब्रश करने में, खाने में, पानी पीने में, सब में दर्द होता है। उस बीमारी को हम स्कर्वी बोलते हैं। और स्कर्वी किसकी कमी से होती है, विटामिन C की कमी से। अब जब विटामिन C के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या बात करेंगे, सुनिएगा जरा। विटामिन C हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करने में सहायक है। विटामिन C आजकल बोल रहे हैं ना कि अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखो, मतलब कहने का मतलब है आप क्या खाओ, विटामिन C वाली चीजें खाओ। और दूसरा, विटामिन C एंटी
कार्सिनोजेनिक, कैंसर से बचाएगा आपको। एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन है बेटा, कैंसर से बचाएगा आपको। तीसरा, ये विटामिन भी क्या करता है, आपको आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और चौथा, ये वाउंड हीलिंग विटामिन है। वाउंड हीलिंग का मतलब होता है घाव भरने वाला। जब कभी आपको चोट लगती है तो घाव पड़ता है ना, उस घाव को भरने वाला विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। तो याद रखिएगा, विटामिन सी को हल्के में मत लेना, इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा, कैंसर से बचाएगा, डेड सेल्स आपकी स्किन में ग्लो पैदा करेगा, घावों को भरेगा। अब कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप सब कर सकते हो। और विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है? खट्टे फलों में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कंसिडर्ड एज नॉन शुगर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी मैम, एनटीपीसी लास्ट चांस है और मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे क्यों डर लग रहा है? डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तुम स्प्राइट पियो, जो डर गया समझ लो मर गया, वो डरना ही तो नहीं है ना? ठीक है अमरदीप, तुम तो कह रहे थे बहुत इजी क्वेश्चन है और अभी तुम ही गलत कर रहे हो। यही बेटा यही होता है ना। मैम हरी मिर्च में कौन सा विटामिन है? विटामिन सी, बहुत अच्छे अमाउंट में होता है हरी मिर्च में। चलिए विटामिन सी को ब्यूटी विटामिन नहीं कह सकते, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहेंगे। लोकेश तुम्हारा आंसर गलत है बेटा। ठीक है लोकेश तुम्हारा आंसर गलत है और तुम हंस भी रहे हो ना, हा 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 कर रहे। मारूंगी लोकेश। देखो कौन सी कार्बोहाइड्रेट की क्लास है, कहां गया? हाँ जी, कौन सी कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है जिसको आप शुगर में काउंट ही नहीं करते हो? हिंट दूं? शुगर क्या होती है? शुगर वो होती है जो मीठी होती है, मीठी होती है। अब बेटा जो मीठी ना लगे लेकिन शुगर है, मजबूरी में उसे शुगर में रखना पड़ रहा है, तो वो होती है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होती है, डाइसैकेराइड गलत आंसर है। जो ए बोल रहा है वो भी गलत है, बी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अब होगी तुम्हारी हवा टाइट। कह रहे थे ना बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, मैंने सब लेवल के क्वेश्चन डाले ना किताब में। अब जो एसएससी वाला है उसके लेवल के भी एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली पुलिस वाले के काम का है, रेलवे वाले का भी काम का है, स्टेट पीसीएस वाले के भी काम की किताब है। इसलिए सुनिएगा मेरी बात, जो ऐसा कहा जाता है शुगर वही जो खाने में मीठी लगे। जैसे आपने फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सब खाते हो मीठा लगता है, लेकिन कभी आपने आलू खाया, आलू मीठा लगता है? क्योंकि आलू में क्या होता है? स्टार्च। मीठा तो नहीं लगता मैम। और स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। तो बेटा पॉलीसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होती हैं जो आपको खाने में मीठी नहीं लगेंगी, लेकिन वो है कार्बोहाइड्रेट, है वो कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए जरा पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल बताओ। स्टार्च, सेल्यूलोज, और बताइए ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और बताओ, और बताऊं तो मैं आपको काइटिन। ये सब एग्जांपल हैं किसके? पॉलीसैकेराइड के। हो गया? राजू कुमार सिंह आपका नाम ले लिया मैम, मेरा ठीक है। नेहा आपने क्वेश्चन आंसर सही बताया था, सी बताया था आपने, मुझे याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इज नोन एज। इस क्वेश्चन का भी आंसर दो कि शर्करा की वो कौन सी क्लास है, शर्करा का वो कौन सा विभाजन है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। मैम कभी कभी आलू का छिलका मीठा लगता है। राजीव कौन सा आलू खा लिया जो तुम्हें खाने में मीठा लगता है? हमें भी भेजो ऐसा। हाँ चावल में भी स्टार्च होता है, चावल में भी स्टार्च होता है। ये कौन सा आलू खाते हो जो आपको तीरी जैसा मीठा लगता है? चलिए नॉन शुगर नहीं बोल सकते प्रवीण, इनको नॉन शुगर नहीं, शुगर होगा लेकिन मीठा नहीं लगेगा। बड़ी सिस्टर तो बड़ी सिस्टर होते हैं। हाँ अमरदीप मैंने तुम्हें माफ किया, चलो छोड़ो, लेकिन मैं कैसे मान लूं मैं तुमसे बड़ी हूं? क्या पता तुम 45 साल के हो हैं और लास्ट चांस रेलवे में तो पा रहे हो। चलो बताइए जरा कि वो कौन सी क्लास है कार्बोहाइड्रेट की जिसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो कहाँ डिवाइड करोगे? सिंगल तो डिवाइड हो नहीं सकता। एक को क्या डिवाइड करोगे? जीरो में करोगे क्या? तो ऐसे ही आंसर दे सकते थे। ठीक है तो याद रखिएगा जो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, मोनो
का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सिंगल। सिंगल का मतलब होता है एक, जहां एक है उसे कितना, एक को आधे में तोड़ोगे क्या, एक को आधे में थोड़ी ना तोड़ोगे। चलिए सुनिए, जैसे एग्जाम्पल मोनोसैकेराइड के ग्लूकोज, जैसे एग्जाम्पल गैलेक्टोज, ये होते हैं किस में, मोनोसैकेराइड में। ठीक है, अब ग्लूकोज को तोड़ते हो क्या आगे, ग्लूकोज को आगे मतलब ग्लूकोज का मतलब है जैसे आपका लैक्टोज है वो टूट जाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लेकिन ग्लूकोज कभी नहीं टूटेगा, ग्लूकोज तो सीधा एनर्जी देगा आपको। तो मोनोसैकेराइड को आगे और डिवाइड नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई, हु डिस्कवर प्रोटीन। प्रोटीन की खोज, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन किसके बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड के, अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हमारी बिल्डिंग, हमारे शरीर का ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब पूछा है प्रोटीन की खोज किसने की, तो बेटा जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है ना वो तो बताई थी पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट ने, लेकिन प्रोटीन की जो खोज करता है वो है बर्जीलियस। अगर बोले प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर किसने बताई थी, तो स्ट्रक्चर को बताने वाले तो पाउलिंग थे। फंक तो हम कहां पर याद करते हैं, विटामिन में। विटामिन की खोज कैशमेयर फंक ने की थी, या नाम भी कैशमेयर फंक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने तो सेल की खोज की थी, और कैसी सेल थी वो, डेड थी, मृत कोशिका थी। अब बच्चा मेरे ना मेरी किताब में यहां पर एक मिसप्रिंट हो गया है, ये टाइपिस्ट की गलती है, मेरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आंसर सही है, लेकिन वहां पर क्या हुआ, लिखा उसने किताब के अंदर ऑप्शन डी, और साथ में डी की जगह लिखा उसने किताब के अंदर सी, और यहां पर टाइप हो गया रॉबर्ट हुक। तो इतना तो कॉमन सेंस आप लगा लोगे कि जब एक्सप्लेनेशन में मैंने इसकी बात कर रखी है तो आप ये कहां से सही कर दोगे। ये टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर जल्दबाजी की वजह से हुआ है, अगले कॉपी में नहीं आएगा दिक्कत, क्योंकि मैं चेंज करवा दूंगी ये। तो ये देखिए इस किताब में ये गलत कर दिया इसने, हालांकि मैंने इसको क्रॉस भी कर दिया, ये देखो लिखा यहाँ पर रॉबर्ट हुक है जबकि एक्सप्लेनेशन में ये है। तो इतना तो माइनर एरर चलता है यार, मैंने पहले ही माफी मांग ली तुम लोगों के लिए। कहीं एक्सप्लेनेशन में कोई गलती नहीं मिलेगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कोई गलती नहीं मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन गलत टाइप कर दिया उसने, टाइप इसने कॉपी करा तब, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना किताब में, लेकिन अगली कॉपीज में कभी गलती नहीं होगी ये। चलिए नेक्स्ट, मैंने भी कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, पहली किताब है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिपिड आर also referred as neutral lipids। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, बर्जीलियस ने प्रोटीन की खोज करके और नाम भी दिया था। ठीक है, पेज नंबर बता देती हूँ मैं, 30 नंबर पेज पे प्रॉब्लम हुई है थोड़ी सी, इसको सही कर लेना। एक दो जगह ऐसी प्रॉब्लम, 2 जगह और भी है, 3 जगह है टोटल। ठीक है, चलिए सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर है, कौन सी लिपिड्स हैं जिनको आप न्यूट्रल लिपिड्स बोलते हैं। एक बात याद रखना, जो लिपिड्स हमारे बॉडी में स्टोर होती है ना वो न्यूट्रल लिपिड्स होती हैं। अरे बर्जीलियस ने खोज करके नाम भी दिया था, लेकिन पाउलिंग जो है ना बेटा, उसने स्ट्रक्चर बताई थी, है ना। चलिए, और इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियों से सीखता है, तो मैंने इसका बता दिया। 30 नंबर पेज पे एक छोटा सा एरर है, वो टाइपिस्ट की गलती से हुआ है, मेरी गलती से नहीं हुआ है। हालांकि कुछ कॉपीज में सही है, ये स्टार्टिंग में जो कॉपीज निकली ना उनमें गलत होगा 8-10, बाद में तो मैंने ठीक कर दिया था। चलिए अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, कौन सी लिपिड्स को हम न्यूट्रल लिपिड्स बोलते हैं, उदासीन वसा कौन सी होती है। जब भी हमारे बॉडी में कोई फैट स्टोर होता है हमारे शरीर में, तो वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, हमेशा और हमेशा न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्म में होगा। और न्यूट्रल लिपिड्स होती हैं ट्राइग्लिसरॉल लिपिड्स। एक बच्चा स्टेरॉइड आंसर दे रहा है, स्टेरॉइड होगा ना तो स्टेरॉइड जमकर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाओगे आप, तो स्टेरॉइड को आंसर कभी मत कर देना। फॉस्फोलिपिड्स तो न्यूट्रल वैसे ही नहीं हो सकता बेटा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट के ऊपर चार्ज होता है, आप समझ सकते हैं, तो न्यूट्रल वैसे ही नहीं था। तो यहाँ पर ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में ही हमारे बॉडी में फैट स्टोर होती है, और ट्राइग्लिसरॉल न्यूट्रल लिपिड्स की कैटेगरी में आता है। आगे ना लिपिड्स की कुछ कैटेगरी होती है, कुछ होती है फॉस्फोलिपिड्स, कुछ होती है नॉन लिपिड्स, एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल, ये सब है ना। तो आप याद रखिएगा कि इसमें ट्राइग्लिसरॉल की फॉर्म में लिपिड्स हमारे बॉडी में स्टोर होंगी, और
ये न्यूट्रल लिपिड्स मानी जाती हैं। न्यूट्रल है इसलिए नुकसानदायक नहीं है, इसलिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जब ये स्टेरॉइड की फॉर्म में आ जाएगी ना तो हार्ट अटैक वगैरह आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच विटामिन कैन स्टोर इन ह्यूमन बॉडी? कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं बेटा? अच्छा, कैन नॉट, कांट स्टोर, ओके। वो कौन कौन से विटामिन हैं जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं हो सकते हैं? कौन कौन से विटामिन हैं भाई? वो विटामिन जो पानी में घुलनशील हैं। तो जो पानी में घुलने वाले हैं वो तो वैसे ही निकल जाएंगे। किसकी फॉर्म में निकल जाएंगे? यूरिन की फॉर्म में, मूत्र की फॉर्म में, क्योंकि यूरिन में क्या होता है? पानी। तो बताइए कौन कौन से विटामिन हमारे बॉडी में नहीं होगा? मैम मैंने 5 नवंबर को बुक ऑर्डर की थी। बेटा आपको कल या परसों तो 110% आपको किताब मिल जाएगी। एक थोड़ी सी 4, 5, 6 नवंबर वालों को ये मिस्टेक हुई कि मैंने किताब दे दी थी 5, 6, 7 दिसंबर की कि इनको डिलीवर कर दो, जरूरी है। लेकिन वो कॉरियर वाला नवंबर की लेके चला गया, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई वो, जबकि 10 दिसंबर तक के लोगों की किताबें पहुंच चुकी हैं उनके पास। तो विटामिन बी एंड सी दोनों में पानी में घुलते हैं, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं? ये यूरिन की फॉर्म से बाहर निकल जाते हैं। अब जो विटामिन ए, डी, ई, के है, ये सब किस में घुलते हैं? फैट में। तो फैट में घुलने वाले हमारे बॉडी में क्या हो सकते हैं? स्टोर। कहाँ स्टोर होता है? जहां जहां फैट होगा। और बच्चों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बताऊं, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा। क्या आएगा कि मनुष्य के शरीर में फैट कौन से टिश्यू में स्टोर होता है? कौन से उत्तक में फैट स्टोर होता है? एक बड़े फेमस एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू वसीय उत्तक जहां पर फैट स्टोर होता है। तो मुझे बताओ, जो फैट में घुल जाते हैं वो फैट के साथ स्टोर भी तो हो सकते हैं यहाँ। और ये एडिपोज टिश्यू लीवर में भी होते हैं। इसीलिए किताबों में लिखा हुआ होता है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हमारे लीवर में भी स्टोर हो सकती है। बिल्कुल सही बोला, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलते हैं, इसलिए वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ए, डी, ई के फैट में घुलते हैं। और फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू हमारी स्किन की लेयर के नीचे भी होते हैं। और उसके अलावा और कितना बेटा, और कहाँ कहाँ होते हैं? लीवर में। इसलिए जहां जहां एडिपोज टिश्यू वहां वहां फैट। नेक्स्ट, इसको रट लेना एडिपोज टिश्यू वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन विच विटामिन कोबाल्ट एलिमेंट इज प्रेजेंट? हाँ जी, कोबाल्ट कौन सी विटामिन में होता है? विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? सियानोकोबाल्मीन। सियानोकोबाल्मीन तो नाम से ही फेमस है ये तो। सियानोकोबाल्मीन, कोबाल्ट। सियानोकोबाल्मीन में क्या होगा? कोबाल्ट। और बताया है ना, कोबाल्ट कैसा रंग देता है? ब्लू। तो ये विटामिन किस विटामिन के नाम से फेमस है? ब्लू विटामिन, ठीक है। छत्तीसगढ़ से हूं मैम, मेरी किताब नहीं पहुंची है। बेटा पहुंचने वाली होगी कल परसों। अगर आपने गांव से ऑर्डर किए ना तो गांव से पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हमारे यहाँ हैंड से सच्ची बताऊं तो मेरी गाड़ी में अभी भी 250 किताब रखी हैं जो कल सुबह मुझे पोस्ट ऑफिस लगा के आनी है। तुम लोगों को पता नहीं है मैं तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत कर रही हूँ। तो अभी मैंने एक बच्चे से बात की थी ना, कितनी किताब, उसने कहा था 205 या 203। तो बस सारी किताबें मेरी गाड़ी की डिग्गी में रखवाई है मैंने। कल सुबह उठ के मैं, ये किताब है सिर्फ आज के ऑर्डर की जो मेरी वेबसाइट से हुई हैं। तो ये किताबें देखो, आज तक की किताबें मैं लगाने जा रही हूँ। तो तुम्हें क्या लगता है पिछली किताबें लगी नहीं है? सब लग चुकी हैं किताबें। अब कुछ है गाँव वाले, अब तुमने पटना में किसी गाँव से किया, गाँव से भी 18 किलोमीटर दूर, तो बेटा पहुँचने में टाइम लगता है। जो कोरियर से जा रही है मेन सिटीज़ में है उनकी तो पहुँच चुकी हैं, लेकिन जो गाँव से किए हैं पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस तो सरकारी काम है। सरकारी लोग तो कैसे होते हैं तुम्हें पता ही है ना। चलिए सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मैम? प्रोटीन कहाँ स्टोर होते हैं? बेटा प्रोटीन अमीनो एसिड की फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन आपके खून में भी होते हैं, प्रोटीन आपकी मसल्स में भी होते हैं, वहां पर भी स्टोर हो सकते हैं। अमित कुमार सिंह, मुझे लगता है मैंने आपका आंसर दे दिया है। तो सियानोकोबाल्मीन विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है और इसे ब्लू विटामिन कहते हैं बच्चों, नीला विटामिन, याद रखिएगा। और ये विटामिन कहाँ बनता है? ये हमारी बड़ी आंत में भी बनता है। बताया था ना कौन कौन से विटामिन हमारी आंतों में बनते हैं? 2 विटामिन बनते हैं मैम, एक तो विटामिन K बनता है मैम, दूसरा विटामिन B12 बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज एलडीएल? हाँ जी, एलडीएल क्या है? एलडीएल की फुल फॉर्म लिखो, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी, अच्छा स्पेलिंग सही कर लेना, लो डेंसिटी लाइपो या लिपोप्रोटीन को एलडीएल बोलते हैं बेटा। एलडीएल
एंड HDL। HDL की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये दोनों कोलेस्ट्रॉल के प्रकार है। ये दोनों क्या हैं? ओडिशा पहुंचने में थोड़ा, ओडिशा की किताबें बेटा निकली हैं परसों, ओडिशा वाली, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हैदराबाद, इनकी किताबें परसों निकली हैं। फिर भी सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि बेटा सरकारी नौकरी आपको सिक्योरिटी देगी, आपको इज्जत देगी, क्योंकि सरकारी नौकरी में जो इज्जत है ना वो प्राइवेट सेक्टर में कभी नहीं मिल सकती। आज भी मेरे घर वालों को लगता है, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 4-5 बच्चों को, जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मेरे गाँव वाले ये बोलते हैं कब तक ट्यूशन पढ़ाती रहोगी, अब तो सरकारी नौकरी ले लो। उस दिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं भी कोई एग्जाम निकाल दूं और सरकारी मास्टर बन जाऊंगा ना। ठीक है, चलिए मैम मेरा ईमेल आ गया RRB का, लेकिन बुक अभी तक नहीं आया, क्या करूं? कह रहा ईमेल आ गया लेकिन बुक नहीं आया। बुक भी आने वाला होगा बेटा, 28 से पहले तो आ जाएगा, 2 दिन पहले आप रट्टे लगा लेना। ठीक है, अब सुनो, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है LDL, एक होता है HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा क्या बोलते हैं? विवेक कह रहे हैं मेरे पास बुक आ गया है मैम, बहुत अच्छी किताब है, पढ़ के। अरे वाह, बहुत अच्छा, तुमने इतना अच्छा इतनी अच्छी बात बोली, बहुत अच्छा लगा, आपको किताब इतनी अच्छी लगी। हाँ, 2-4 माइनर से एरर हैं, उनको मैं ठीक करवा दूंगी आपकी क्लासेस में। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2-4 ऐसे ही हैं, माइनर से एरर है। एक्सप्लेनेशन में कोई एरर नहीं है, लेकिन ऑप्शन जैसे टाइपिस्ट है उसने B की जगह C लिख दिया ऑप्शन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैंने दी ना, तो वो तो गलत हो नहीं सकता था। तो ये छोटे से एरर है, कहीं पर शै को सैट टाइप कर दिया है, तो ये तो कहीं आपको तो ऑप्शन एग्जाम ऑप्शनल है आपका, तो आपको तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। चलिए आइएगा यहाँ से। मैम आपने कोई फॉर्म फिल किया है क्या? मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट सेक्टर में कोई एग्ज़ाम नहीं दिया बेटा, मैंने सिर्फ PMT का एग्ज़ाम दिया था। हमारे टाइम पर PMT होता था, जिसको आज बदल दिया गया है ना, तो मैंने वो PMT का एग्ज़ाम दिया था। चलिए सुनिएगा जरा ध्यान से कि कोलेस्ट्रॉल को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, LDL एंड HDL। अब बेटा क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में? LDL को कहा जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल, और इसी की वजह से आपको हार्ट अटैक, आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं, ये सब बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। HDL गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बेटा, गुड। तो कभी एग्जाम में पूछे कि बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? LDL। और गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है? HDL। HDL का अमाउंट होना चाहिए 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम, 40 से कम आना चाहिए बेटा LDL। LDL कितना आना चाहिए? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड से, इससे कम आना चाहिए। ऑल ओवर कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, तो पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि 200 से कम कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। आज आ गया LDL के बारे में, तो बता दिया LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जम जाता है हमारे शरीर में, ये वाला जमता नहीं है, तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। बेटा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, बहुत बार एग्जाम में आता है। कोई भी एक प्रोटीन है बेटा, अच्छा कोई भी एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ये एंजाइम जो है, इस एंजाइम में प्रोटीन वाला पार्ट क्या कहलाता है? कोई भी एक ऐसा एंजाइम जिसके अंदर कोई एक प्रोटीन का पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन। भाई मान लो कोई A नाम का एंजाइम है, ए नाम का एंजाइम है, ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो प्रोटीन वाले फैक्टर से बना हुआ है और एक नॉन प्रोटीन वाले फैक्टर से बना हुआ है। तो इस एंजाइम के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट है उसको हम एपो एंजाइम, कहाँ चला गया, एपो एंजाइम नाम देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। मैम राजस्थान में रीट की भर्ती कल आने वाली है, अरे वाह, ठीक है। सुशील कुमार आपका क्या कमेंट है, पढ़ लूंगी। रीट का एग्जाम राजस्थान में लहर सी आती है। एक कह रहे हैं मैम आप गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आप डॉक्टर हो। अरे डॉक्टर मैं बन जाती, लेकिन कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से डॉक्टर नहीं बन पाई, कभी बताऊंगी तुम लोगों को। चलिए बताइएगा, तो मैं बता देती हूँ आपको। एक बात याद रखना, मैं एक सेंटेंस बोलने चाह रही हूँ, उस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। अधिकांशतः सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन सारे एंजाइम बने हुए होते हैं, लेकिन बेटा टोटल एंजाइम नहीं बने होते, है ना, टोटल एंजाइम नहीं बने होते। तो याद रखिएगा 99.99% एंजाइम है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों के बने हुए होते हैं, जैसे यूरिएज, RNase, ये एंजाइम। तो बेटा जिसमें प्रोटीन वाला पार्ट होगा उसको एपो एंजाइम बोलेंगे, बात खत्म।
बात खत्म। मीलू कह रहे हैं आपकी उम्र 28-29 साल होगी। अच्छा जी, चलो क्या करना है हमारी उम्र से। द कलर ऑफ द कैरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, गाजर का रंग किसकी वजह से होता है, अभी तो बताया, कैरोटीन की वजह से। उसके अलावा फाइकोरेथ्रिन कैसा कलर देता है, लाल रंग देता है बेटा, एरिथ्रिन एरिथ्रोसिन। क्लोरोफिल हरा रंग देता है बेटा। फाइकोसाइनिन, कितनी बार बताऊं, साइनिन टर्म दिखते ही किसको सही करोगे, ब्लू रंग देता है। तो याद रखिएगा लाल रंग के लिए फाइकोरेथ्रिन, ऐसे लाल गाजर आती है ना उनमें फाइकोरेथ्रिन होता है। जो कॉमन गाजर दिया हुआ है, लाल कुछ नाम नहीं दिया हुआ, तो आप तो कैरोटीन से ही करेंगे। नेक्स्ट, क्लोरोफिल हरा रंग देगा मेरे प्यारे बच्चों, और फाइकोसाइनिन, साइनिन हमेशा ब्लू रंग देता है बेटा, आपको पता ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन, एक बच्चे ने पूछा था ना मुझसे, आंसर आ गया उस बच्चे का। इन 4 सब्जियों में से, मूली में, मटर में, पंपकिन जिसको आप कोड़ा बोलते हैं, और मिर्च, मिर्च कौन सी है, ये हरी मिर्च है बेटा, हरी मिर्च। इन चारों सब्जियों में सबसे ज्यादा विटामिन सी का सोर्स कौन सा है। देखो वैसे तो विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस फ्रूट में होता है, और सिट्रस बोले तो खट्टे फल, जैसे कौन कौन सा, अंगूर, जैसे मौसम्मी, जैसे मौसम्मी अंगूर, जैसे संतरा, जैसे आंवला, जैसे कच्चा आम, जैसे इमली, इन सब में होता है। लेकिन अगर सब्जियों की बात करें तो हरी मिर्च में भी विटामिन सी होता है। ये तो मेजर सोर्स है सिट्रस फ्रूट तो, लेकिन हरी मिर्च में सी होता है। ठीक है, हरी मिर्च में विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन सी होता है, बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो हमारे आंत में बैक्टीरिया हैं वो किसका संश्लेषण करते हैं, हमारी आंत में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, इस्चेरिया कोलाई, इस्चेरिया कोलाई, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ई कोलाई बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, 2 विटामिन बनाते हैं बेटा, कौन कौन सी, विटामिन बी12 और के। अच्छा, अब आप किसको सही करोगे, अब आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी बेटा कि बी12 ज्यादा बनेगा या के ज्यादा बनेगा। अब आप फंस गए, दोनों बनते हैं, मैंने तो ये बताया, लेकिन अब ये बताओ कि आप यहां पर किसको ऑप्शन सही मानोगे। आप बेटा दोनों को ऑप्शन सही मानोगे, क्योंकि मैंने बताया है विटामिन बी12 और विटामिन बी12 और के होते हैं, के बनते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे मैम विटामिन बी12 और के हैं, तो अब बोथ वाला ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। हालांकि मैंने किताब में दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, बोथ दे दिया है, लेकिन बोथ वाला ऑप्शन नहीं है तो किसको सही करोगे। तो याद रखिएगा विटामिन बी12 ज्यादा बनाते हैं ये, विटामिन के थोड़ा कम बनाते हैं, जबकि बी12 थोड़ा ज्यादा बनता है। तो कभी अगर बोथ ऑप्शन ना हो तो बी12 सही करना। वैसे मैंने किताब में दोनों दिए हैं ताकि आपको ये ना लगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें तो पूछता है कि द विटामिन अवेलेबल फ्रॉम सन रेज, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य की किरणों से सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है, इसीलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश से, सन की शाइन से मिलने वाला विटामिन। जैसे ही आप धूप में बैठोगे तो आपके शरीर में विटामिन डी का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। और विटामिन डी कहाँ बनता है, हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में। क्या करता है विटामिन डी, विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूती देगा, हमारे दांतों को मजबूती देगा। तो अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डी कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स जैसी, बाउलेग जैसी, नी नोक जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ जाएगा। और बेटा विटामिन डी को हम हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। और विटामिन डी किस किस फॉर्म में हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, इर्गोकैल्सीफिरोल, इर्गोकैल्सीफिरोल और कोलेकैल्सीफिरोल। ये केमिकल नेम है, ये केमिकल बनते हैं हमारे शरीर में, कोलेकैल्सीफिरोल, ये केमिकल बनते हैं हमारे बॉडी में, इन्हीं को विटामिन डी बोलते हो आप, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को हार्मोन विटामिन, क्योंकि हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होगा ये। इसको ही कैल्सीफिरोल, इसको ही इर्गोकैल्सीफिरोल, इसको ही कोलेकैल्सीफिरोल, सनशाइन विटामिन, हार्मोन विटामिन, और हमारी त्वचा में बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
द विटामिन इज मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन बॉडी। सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन, बेटा याद रखिएगा हमारे शरीर में बनते ही 3 विटामिन है। कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? मैम विटामिन B12, विटामिन K और विटामिन D। इन तीनों में सबसे तेज कौन सा बनेगा? सबसे फास्ट विटामिन D। ठीक है, सबसे फास्ट विटामिन कौन सा बनता है? तो विटामिन डी। कहाँ? स्किन में। और अगर आप धूप में बैठ गए तो और भी तेज बन जाएगा। लिखो जरा विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारियां लिखो। एक बच्चा कह रहा है मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं अभी तक। बेटा क्वेश्चन 2 ही होंगे गलत, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट भी तो बहुत सारे बता दिए आपको। लिखो कौन कौन सी बीमारियां होंगी इसकी कमी से? रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया, बीमारियों के नाम है, घबराना नहीं है, ये बीमारियां हैं। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, और लिखो बाउलेक्स, नोकनी, घुटनों का आपस में टकराना, ये बीमारियां विटामिन डी की कमी से होती हैं। एक कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, अभी और करवाऊंगी थोड़े। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स कंटेन्स ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। आप क्या खाते हो जिसमें सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे अमीनो एसिड मिलते हैं? हाँ जी, ज्यादा नींद आने का कारण क्या है? हाँ, इस संडे को बेटा जो ज्यादा बहुत ही हर एग्जाम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, उसको मैम ब्यूटी बोन कौन सी होती है? ये वाली होती है बेटा, इसको क्लैविकल बोलते हैं, इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। जिसने मुझसे पूछा है, मनीष करे मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ। कौन सी फीलिंग्स समझ सकते हो? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम इतने आगे क्यों चल रहे हो? हाँ चलो बताइएगा मैम ब्यूटी बोन किसे कहते हैं? बेटा मैंने बता दिया, ये वाली हड्डी जिसको कॉलर बोन, जिसको नेक बोन, जिसको नाम क्लैविकल होता है, इसे ब्यूटी बोन बोलते हैं। थक गए राकेश कुमार? बेटा अगर तुम थक गए तो मेरी क्या हालत होगी। मैनेजमेंट के साथ साथ मैं कम से कम एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाती भी हूँ। मैनेजमेंट देखना, किताब तुम्हारे तक पहुंचाना, बेटा तुम लोगों को पता नहीं है। तो तुम अगर तुम घर बैठे बैठे पढ़ते हुए थक गए तो तुम मेरी जगह तो तुम आके रह ही नहीं सकते। जो सोयाबीन बोल रहे हैं वो गलत है। आप सुनो जरा, आप जानते हैं दूध के अंदर बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, तो यहाँ पर दूध सही करना था। दूध के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे लिखो, सिर्फ मैं एक चीज बताऊं, दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता, बाकी सब है दूध के अंदर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा क्या होता है दूध के अंदर? लैक्टोज, शुगर हो गई। इसके अलावा दूध में और बताऊं तो मैं आपका बहुत सारे अमीनो एसिड भी होते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर कि जो दूध है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे अमीनो एसिड हैं, लेकिन हम दूध को संपूर्ण आहार नहीं मानते। क्यों नहीं मानते संपूर्ण आहार? कंप्लीट डाइट में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि दूध में विटामिन सी नहीं है, दूध में आयरन नहीं है। तो अगर आप सोचो मैंने दूध पी लिया और मेरे में खून बनता जाएगा, तो नहीं बनेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सोयाबीन। बेटा सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, Which of the following compounds is not a vitamin? कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? राकेश कुमार मंडल, मेरा नाम लिए तो मेरे में एनर्जी आ गई। अरे वाह, तुम बोला मैं 20 बार लूं तुम्हारा नाम। विवेक, थैंक यू बेटा, थैंक यू ब्रदर। बुक कहाँ से मिलेगी? बुक किससे मिलेगी? क्या लिख रहे हो? बुक, अच्छा अगर आप आगरा के रहने वाले हो ना, तो मेरे पास एक लिस्ट आई है, इस दुकान से जाके ले लो। थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दूं, तुम ना ऑनलाइन तो देखो बेटा भेजने में टाइम लगेगा, 4 से 5 दिन लगते ही लगते हैं। लेकिन अगर आप इन शहर में रहने वाले हैं, जैसे हाँ आयरन और विटामिन सी नहीं होता है दूध के अंदर, इसलिए दूध को हम कंप्लीट आहार में कंसीडर नहीं करते हैं। मेरे पास एक लिस्ट आई है, इन शहरों में आप ले सकते हो। कोई जयपुर का रहने वाला है तो देखिए, एक लिस्ट आई है मेरे पास। बच्चा थोड़ी सी देर रुकना, बच्चा ये रहा शिवालिक। सुनो बेटा, अगर तुम लोग जयपुर के रहने वाले हो ना, तो कोई बाइनरी फंक्शन नाम से दुकान है, ढूंढ लेना। मुझे नहीं पता क्योंकि ये मैं काम नहीं देखती। ये बाइनरी फंक्शन नाम से गोपालपुरा साइड एक किताब की दुकान है। इस बुक स्टोर पे मेरी किताब है बेटा, ले लीजिएगा प्लीज, है ना, इससे ले लीजिए। मुखर्जी नगर में कोई रह रहा है तो बहुत सारी हर शॉप पे मिल जाएगी। और उसके अलावा
राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, दिल्ली, हाँ आगरा में कोई बच्चा आगरा का है तो बेटा आगरा में कोई मानव बुक डिपो है, मानव बुक डिस्ट्रीब्यूटर है आगरा में, यहाँ से मिल जाएगी। और हैदराबाद, हैदराबाद के तो बच्चे नहीं होंगे लेकिन अगर कोई है तो विकास बुक्स है, विकास बुक्स एंड स्टेशनरी, विकास बुक, इस पे मिल जाएगा। धीरे धीरे मथुरा में, पटना का, इनकी लिस्ट कल दे दूंगी। तो ऑनलाइन अगर नहीं ऑर्डर करते हैं तो इनसे ले लीजिए, इनसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो जयपुर वाले यहाँ से ले लेना। चलिए प्रयागराज में बेटा परसों बता दूंगी कहाँ मिलेगा, प्रयागराज, भोपाल, इनकी लिस्ट आनी है मेरे पास तब मैं बता दूंगी। आइए तो बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट ए विटामिन, इसको नोट कर लो। वाराणसी में भी आ जाएगी, अगर ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो 5-6 दिन में पहुंचेगी, इससे अच्छा है आप ऑफलाइन ले लो। तो वाराणसी हो गया, प्रयागराज, इनमें ना हमने पटना में बेटा मैं परसों तक बता दूंगी, जोधपुर में बता दूंगी परसों तक, ठीक है। तो इन सबसे ले लेना। झारखंड में भी पहुंच गई है, धनबाद, कौन सा एरिया, धनबाद ऐसा कुछ झारखंड में, आज एक बंदे का फोन आया था, वहां मिल जाएंगे आपको बुक स्टोर में। मेरठ का कल बता दूंगी, मेरठ, भोपाल, इन सब का। चलिए आप सुनिए यहाँ पर, तो ये जयपुर का है, बाइनरी फंक्शन जयपुर में है, मानव बुक ये मथुरा का है, और विकास बुक डिपो ये हैदराबाद का है। इन 3 दुकानों पर, मुखर्जी नगर में तो कोई भी दुकान में मिल जाएगी आपको। आइए अब क्वेश्चन पे आइए, पटना वगैरह का मैं कल परसों में बताती हूँ आपको पूछ के, क्योंकि पहुंची नहीं ना, ट्रेन से जा रही है तो थोड़ा सा टाइम लगता है पहुंचने में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक विटामिन नहीं है। तो बेटा नियासिन विटामिन का केमिकल नेम होता है, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन विटामिन B6 को बोलते हैं। तो थायरोक्सिन क्या है, थायरोक्सिन तो एक हार्मोन है, एक हार्मोन है जो कौन सी ग्रंथि बनाती है, थायरॉइड ग्लैंड बनाती है, थायरोक्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 35 करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन, ये विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स, इनमें से क्या ढूंढोगे। यूपी लोअर पीसीएस 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा। हाँ इलाहाबाद वगैरह में मैं बता दूंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। अरे कह रहा है मैम सहारनपुर में, सहारनपुर वगैरह एरिया में नहीं जाएंगी बेटा, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है हमारे पास। कोई है आपके पास जानकारी में तो आप भेज दीजिएगा, हमारे पब्लिकेशन का नंबर दे दीजिएगा तो चला भी जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेटा सहारनपुर वगैरह में यहाँ से दिल्ली से किताबें जाती नहीं है, तो ऑनलाइन कर लो ये वाले बच्चे। हाँ जी अगले क्वेश्चन पे चलिए, 33 पे। मैम वॉल्यूम 1 क्यों लाए हो, वॉल्यूम 2 भी आएगी बेटा। वॉल्यूम 2 में प्रॉपर थ्योरी की बुक लाऊंगी, लेकिन वो टाइम लगेगा मुझे 5-6 महीने, ऐसी किताब नहीं बनती बेटा, इसमें भी बहुत मेहनत लगी, 4-5 महीने लगे इसके अंदर भी, तब बनी। चलिए हाँ जी, मुरादाबाद वगैरह तुम लोग ऑनलाइन ऑर्डर कर लो ना, कोटा, मुरादाबाद, वेस्ट बंगाल वाले प्लीज, है ना। हाँ जी क्या पूछा है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब तुम लोग गाजर ढूंढ रहे होगे, गाजर तुम्हें मिलेगा नहीं, तो बेटा बताया था मैंने कि जो फल आपको पीले दिखे ना और हरे दिखे उन सब में विटामिन ए है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा सोर्स बताऊं तो आपका आम होगा, आम। पपीते में भी होता है लेकिन पपीते में कम है, जबकि आम में ज्यादा है। अब अमरूद में कौन सा होता है, अमरूद में विटामिन सी होता है एंड विटामिन B6 भी होता है। इसके अलावा सेब में कौन सा होता है, सेब में बेटा विटामिन B9 ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए तो आम में भी होता है, आम 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 आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर बेसिकली, थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लाइन मेरे साथ ऐसे बोलो कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। फिर से बोलो, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट देखो एक आपने एक लाइन पढ़ी होगी कि अधिकांशतः सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इस लाइन को ऐसा कैसे याद कर लो जैसे मैंने याद कर रखी है वैसे, कि अधिकांशतः सारे एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, प्रोटीन एंजाइम से हटके भी होते हैं। चलिए तभी बताया था ना, एक बच्चा डी कह रहा है प्रोटीन विटामिन होते हैं। अरे भाई नींद आने लग गई क्या, कैसी बात कर रहे हो, जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तुम बात कर रहे हो ये तो प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंजाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का कि विच विटामिन इज प्रेजेंट इन गोल्डन राइस। अगेन इसको स्टार कीजिए प्लीज, जो सुनहरे चावल खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है, जल्दी बताएंगे। विटामिन ए। जो गोल्डन राइस कैसे बनाए जाते हैं, थ्रू जेनेटिकली इंजीनियरिंग,
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर जीई की प्रोसेस के द्वारा कुछ मॉडिफिकेशन करके यहाँ पर जो चावल बनते हैं इनको बोलते हैं हम गोल्डन राइस। और गोल्डन राइस में होता है बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा, बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है गोल्डन राइस में। और कैरोटीन आते ही तो किसको सही करोगे? विटामिन ए। किसको सही करोगे? विटामिन ए को। तो बताओ ज़रा, एक कह रहा है 35 का सी ओमेगा 3। ओमेगा 3 अलग चीज होती है बेटा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे लिनोलेनिक, जैसे लिनोइक, जैसे और कौन कौन से होते हैं, वो सारे एसिड्स होते हैं। मैम जिनका एग्जाम है उनके लिए ले तो रही हूँ संडे को लूंगी। अच्छा, बुक का बाइंडिंग सही नहीं है। अरे बेटा, एक कोरियर वाले ना ऐसे पटकते हैं धड़म 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 किताबें। जब वो मेरे गोदाउन में किताबें उठाने आते हैं तो वो ऐसे मारते हैं किताबें। मैं इनको इतना डांटती हूँ कि तुम लोग पागल हो गए, हमारी इतनी मेहनत है, इस किताब को ऐसे बांटते हो तुम। तो बाइंडिंग सही नहीं हुई होगी, वो खुल गई होगी। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी की बहुत ही गंदी चली गई है, फटी फटी, जैसे एक बच्चे की, अब हजारों में से एक दो किताब तो ऐसे निकलेंगी। एक बच्चे की फटी हुई किताब गई तो मैंने कहा बेटा अभी काम चला लो, थोड़े दिनों में वापस मैं तुम्हें एक किताब और भेज दूंगी, है ना। चलिए आइएगा जरा। तो ओमेगा 3 नहीं होगा, विटामिन ए का सोर्स होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, जहाँ के ऐसे देशों में गोल्डन राइस ज़्यादा खाए जाते हैं जहाँ पर विटामिन ए के प्रोडक्ट लोग कम लेते हैं, है ना। तो विटामिन ए गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन होता है, और ये बीटा कैरोटीन किसकी कमी पूरा करता है? विटामिन ए की। चलो फिर बहुत है आज के लिए बेटा, बाकी के क्वेश्चंस कल लगाते हैं यहीं से। 36, 37 ये सारे क्वेश्चंस कल लगवा दूंगी, और फिर कल हम नया चैप्टर भी इसी के अंदर ऐड करवा देती हूँ अगला। ये सारे क्वेश्चंस कल लगाती हूँ। ये किताब का लगा रखा है कि इसी में, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अब अगला चैप्टर कौन सा करवाऊं मैं? अगला चैप्टर मैं कौन सा पकड़ूं? हार्मोन वाला चैप्टर पकड़ेंगे, क्योंकि हार्मोन वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। और फिर एक दिन वन लाइनर, या ये वाले सब वन लाइनर है ना जो किताब में, ये वाले वन लाइनर, इनको मैं क्या करवाऊं? इनको तुम ही रट्टा लगा के चले जाना। जिस दिन एग्जाम हो ना उस दिन पहले 1 घंटा प्लीज इसको दे देना, वन लाइनर को, ठीक है। कौन सा, ये बताओ कि कौन सा सांप घोंसला बनाता है? जिस दिन एग्जाम हो उस दिन बेटा ये कर देना, ठीक है। ये रट्टा मार देना, ये रट्टा मार के चले जाना। इस संडे को मैं केमिस्ट्री की मैराथन लूंगी, तुम चिंता मत करो। जो भी बच्चा बोल रहा है नहीं लूंगी, मैं लूंगी। इनफैक्ट कल भी 3:30 बजे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, रात में बायोलॉजी करवाऊंगी, ठीक है। कल 3:30, 2 दिन से ले नहीं पा रही, कुछ रीज़न है उसकी वजह से। 3:30 बजे कल केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाऊंगी, और इस संडे को करवा दूंगी आपको क्या, संडे को वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वन लाइनर वाले, 2-2.5 घंटे में वन लाइनर वाले, एक रेखीय क्वेश्चन। बायो में तो करवाने की जरूरत नहीं है, अब जिसको किताब मिल जाएगी वो तो किताब के रट्टे लगा के वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। चलो मैम PDF ओपन नहीं हो रही। अच्छा, कभी कभी होता है आपके मोबाइल में PDF वर्जन वो सपोर्ट नहीं करता है, तो आप किसी मम्मी या भाई किसी और के मोबाइल में लॉगिन करो, वहाँ से डाउनलोड कर लो, हो जाएंगे, है ना। चलो कल मिले, कल की क्लास में। एनाकोंडा मैंने पूछा कौन सा सांप अपना घोंसला बनाता है, कह रहा है एनाकोंडा। चांटा मारूंगी विकास तुम्हें। ई बुक ओपन नहीं हो रही है तो मेरा टेलीग्राम पे मैंने डाल तो दी है, तुम लोग यार कहाँ रहते हो? हाँ बेटा, अगर ई बुक ओपन नहीं हुई ना तो सुनो ध्यान से, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, साइंस विद काजल मैम, साइंस विद काजल मैम, जिसमें मैंने अपनी फोटो लगा रखी है। वैसे तो बहुत सारे फेक बना रखे हैं, पता नहीं कौन है पागल, लेकिन मैं तुम्हें फोटो दिखा दूं कि कौन सी फोटो लगी हुई है। और वहां पर मैंने ई बुक सुबह ही डाल दी थी बच्चा, मैंने सुबह ही आपकी ई बुक डाल दी थी। तो अगर तुम ये फोटो वाला, हाँ जिसमें मेरी साड़ी में फोटो लगी हुई है, ऐसी फोटो दिख रही है, ओ ये नहीं भैया रुक जा, ये वाली फोटो जिसमें 38,673 मेंबर्स हैं, उसको ज्वाइन करना। इसमें मैंने सुबह ही, ये देखो जिन बच्चों को डाउनलोड नहीं हो रही थी, मैंने यहाँ पर ई बुक डाल दी थी, ये रही बेटा ई बुक, इसको लगा लेना। लेकिन ये ई बुक का माइनस पॉइंट ये है कि हिंदी में है सिर्फ, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको इंग्लिश में बनवा के देने के लिए, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं। वैसे 90% तो रेलवे वाला हिंदी मीडियम ही होता है। किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है, अकेला सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। बुक आ जाएगी मंगल, मैंने बता दिया है। सासाराम में बुक नहीं आएगा मैम, ऑनलाइन ऑर्डर किए तो हर जगह आएगा। तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना, इस टेलीग्राम को। चलो बच्चों, जिन जिन का 23 लाख में नंबर आ चुका है वो अपनी दिन रात
दिन चौगुना रात दोगुनी कर दो, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 11 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 दिन, है ना। हाँ, आप अभी भी ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम की प्रीवियस चैट में मिल जाएगी बेटा। अगर आप अभी भी मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल, तो पहले की पढ़िए, निकाल लेना वहां से। ओके चलो, इंग्लिश में थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ इसको इंग्लिश में भी अवेलेबल करवाने का, 1-2 दिन दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर 24 लाख में आपका नंबर आ चुका है तो मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष है आपके साथ, और अगर आपको 24 में आपका नंबर नहीं आया है तो बेटा अगले स्लॉट में आएगा। 13 जनवरी तक आपके पास 1 महीना है, और 1 महीने आप अपना बेस्ट दे दो। एग्जाम होगा, एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, आप एग्जाम करवाएगा, एनटीपीसी एग्जाम करवाएगा। ग्रुप डी के ज्यादा फॉर्म है तो उसको थोड़ा लेट शिफ्ट कर दिया है। ग्रुप डी वाले तो आपके पास तो वैसे ही बहुत टाइम है आपके और मेरा, है ना। तो जो 23 कुछ बच्चों का जिनका एग्जाम हो जाएगा वो हम भाई बहनों का साथ देंगे, हमें बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम अगले 13 जनवरी वाले स्लॉट के लिए बच्चों को तैयार करेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सुबह उठ के 10-15 मिनट बढ़िया फ्रेश एयर लो, 5 बजे उठो और बढ़िया पढ़ो। अब मिलते हैं अगली क्लास में कल। मैम जिसका नहीं आया है उसके पास आ जाएगा बेटा, ये मान लो कि 2 या 3 जनवरी तक मेल आ जाएगा आपके पास। जिसका नहीं आया ना 23 लाख में नंबर, तो उसके लिए रेलवे ने बोला है कब कि 2 या 3 जनवरी को आपके पास मेल आ जाएगा। जिसका नहीं आया उसको तो खुश होना चाहिए, उनके पास 1 महीना और है अभी, ठीक है। तो जिसके पास मेल नहीं आया है वो 2-3 जनवरी तक इंतजार कर ले, वापस आ जाएगा मेल। तो बड़ा मजा है तुम्हारे लिए, तो 1 महीना है। और जिसका 13 जनवरी वाले में भी नंबर नहीं आएगा, अगला स्लॉट करवाएंगे ये 13 जनवरी से लेकर 27 जनवरी या 26 जनवरी तक बेटा, 26-27। तो अगर इसमें भी नंबर नहीं आता है तो बेटा तुम्हें 1.5 महीना और में एक्स्ट्रा मिल गया, उसके बाद नंबर आएगा, तो तुम्हारे पास 1.5 महीना है। तो मैं तो कह रही हूँ जितने बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं उन सबका तो 23 या 25 जनवरी के बाद ही आए, तो वो तैयारी ऐसी करके जाएं कि बस पेपर को आग लगा दे। तो मैं तो यही कह रही हूँ, लेकिन अब जिसका आ गया उसका आ गया, हम क्या कर सकते हैं, है ना। ग्रुप डी का फॉर्म डाला है सचिन, तो ग्रुप डी तो बेटा अप्रैल में स्टार्ट होंगे, 21 अप्रैल से। तो हमारे पास तो बहुत टाइम है सचिन, बहुत टाइम है बेटा। चलो अब मुझे जाने दीजिए, अब मैं जाती हूँ। लेकिन एज हार्ड पेपर, आगे हार्ड पेपर होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे हार्ड होगा। पेपर कभी हार्ड नहीं होते, सारे इक्वल होते हैं। तुमने नहीं पढ़ा तुम्हें हार्ड लगने लग जाता है। चले फिर, चलिए कल मिलते हैं। इसका पीडीएफ डलवा देंगे हम आपको कल एप्लीकेशन पर, तो पीडीएफ भी आप पढ़ लीजिएगा इसका, कल 11 बजे तक डल जाएगा। और जिनका नहीं आया है वो खुशी मनाओ कि तुम्हारे पास अभी 1.5 महीना है। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय।